Assalamualaikum and a very warm welcome. You're watching Good Morning Public with me और पब्लिक मुझे कहती है सुहा अफजल. A brand new day and we're live from Lahore studio. Hopefully कि आपका वीक अच्छा चल रहा होगा because हम अब ऑलमोस्ट मिड ऑफ द वीक में आ चुके हैं. कल थर्सडे उसके बाद वीकेंड शुरू हो जाएगा ऑफिशियली. लेकिन ये वीक कैसा गुजरा इसकी रुदात आपसे भी सुनेंगे और अपनी भी सुनाएंगे. लेकिन ऑब्वियसली वी हैव सम न्यू कंटेंट, सम न्यू टॉपिक, सम न्यू इशूज जो कि पिछले गुजरे हुए दिन में और गुजरे हुए दिनों में होते हैं, उसको हम अपने रनडाउन का हिस्सा बनाते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट टॉप स्टोरीज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक. बैक टू बैक हमें अच्छी खबरें आ रही हैं खेल के मैदान से. टॉप स्टोरीज में सबसे पहले एडिटोरियल प्रोग्राम में शामिल करेंगे. एडिटोरियल में बाबर आजम और एशिया कप को लेकर कुछ अच्छी खबरें तो आ रही हैं बट ऑल देंगे. और एडिटोरियल के बाद आपका और मेरा फेवरेट सेगमेंट और ये पार्ट जिसे हम कहते हैं डेली डोज, उसको प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे. प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और फाइनली वो तारीख आ गई जिसका हमें नहीं बल्कि नून लीगियों को बेसब्री से इंतजार था. वो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी की तारीख. वो क्या होगी डिटेल में आपको बताएंगे. प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे. मूड बहुत ज्यादा खराब हो और गर्मी बहुत ज्यादा लग रही हो, हामते हुए घर आए तो आपको ठंडे ठार पानी से जो मूड फ्रेश होता है ना आपका, वो किसी और चीज से नहीं होता. तो आपके खाने का आपके मूड से कितना गहरा ताल्लुक है. अच्छा फूड खा के आप अच्छा फील करते हो, इसको हमने आज के प्रोग्राम में एक डिटेल टॉपिक का हिस्सा दिया है. तो टॉप स्टोरीज में इसको भी डिस्कस करेंगे. इसके अलावा बढ़ते हुए बिजली के बिल का एक रन डाउन करने की कोशिश की गई है लेस्को की जानिब से. कहा यह जा रहा है कि अब बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा और ये ऑपरेशन जो है वो करना शुरू कर दिए हैं. लेस्को ने कहा कितने ऑपरेशन अब तक कर लिए हैं और मीटर रीडिंग को लेकर क्या स्ट्रैटेजी है, इसको आज के प्रोग्राम में डिटेल में डिस्कस करेंगे. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गवादर से एक जबरदस्त आर्टिस्ट है जिसने बाबर आजम को खराज तहसीन पेश किया है. कैसे किया है? रेत पर खूबसूरत सा पोर्ट्रेट बना के. वो पोर्ट्रेट आपको हम डिटेल में यानी टॉप स्टोरीज में दिखाएंगे और उनसे बात भी करेंगे. सो वी आर डन विद आवर टॉप स्टोरीज. ये पूरा रन डाउन जो कि 2 घंटे में आपसे शेयर करेंगे, उसके लिए यू गाइज यू हैव टू बी कनेक्ट विद अस थ्रू आउट द शो लाइक 2 घंटे. और प्रोग्राम में हम शामिल करते हैं हमारी पॉलिसी ऑफ द चैनल, यानी एडिटोरियल और पॉलिसी चैनल की हो, घर की हो या आपकी अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की हो. कोशिश किया करें कि पॉजिटिविटी की ही अप्रोच रखें. और पहली खबर भी हमने आपको इतनी पॉजिटिव और अच्छी ही देनी है. बाबर आजम ने बैक टू बैक तो वैसे बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए और सबसे बड़ा क्रेडिट उनका ये है कि इस वक्त वो जिस तरह से कप्तानी कर रहे हैं पूरी क्रिकेट टीम की, यानी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को जिस तरह से पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पैरेलल साथ लेके चल रहे हैं और जिस तरह से सब उनको फॉलो कर रहे हैं, ये तो यकीनन उनका क्रेडिट है. लेकिन आपको पता है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का एक बार फिर से टाइटल जो है वो बाबर आजम ने अपने सर सजा लिया है. ना सिर्फ अपने सर बल्कि अगर हम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बात करें तो बहुत सारे इंटरव्यूज़ में आपने भी देखा होगा कि शाहिन शाह अफरीदी हो, नसीम शाह हो, हारिफ सो हो, ये लोग वो लोग हैं जो कभी भी अब फिलहाल सिचुएशन ऐसी है कि वो लोग कहते हैं कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है या हम इस चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं करते कि हमें कप्तान होना चाहिए. सो बाबर आजम जिस तरह से पैरेलल लेके चल रहे हैं, पूरी टीम को लीड कर रहे हैं और पूरी टीम को मौका दे रहे हैं, सब उनसे खासे मुतमईन दिखाई देते हैं और ख़ासा जो है उनसे बॉन्ड भी अब लोगों का अच्छा हो गया है. तो पूरी टीम को जिस तरह से वो लेके चल रहे हैं. और एक और बड़ी अहम बात जो कि मैंने कल भी प्रोग्राम में की थी कि पिछले चंद सालों में भारत की टीम हो या दीगर क्रिकेट टीमें हो, हम हमेशा देखते हैं कि जिस तरह से बॉन्ड नहीं बन पाया, अब आके हमारी जो क्रिकेट टीम है उनके जो जेस्चर्स नजर आ रहे हैं दूसरी ऑपोजिट टीम्स के साथ. जैसे हमने शाहिन शाह अफरीदी के बहुत सारे जेस्चर्स देखे, बुमराह को उन्होंने मुबारकबाद दी और इसके अलावा शादाब की हमने बड़ी अच्छी बॉन्डिंग कोहली के साथ देखी. बहुत सारी मीम्स भी आपने देखी होंगी सोशल मीडिया पे. तो ये जो बॉन्ड हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है भारत और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में, ऑब्वियसली ये भी उनकी कप्तानी को ही इसका क्रेडिट जाता है जिस तरह से उन्होंने बांध के रखा हुआ है पूरी टीम को. सो ये क्रेडिट. और उसके बाद आईसीसी की तरफ से प्लेयर ऑफ द मंथ आपको गुड मॉर्निंग पब्लिक की तरफ से भी कांग्रेचुलेशंस. प्रोग्राम बढ़ते हैं. अगली खबर हमने आपको देनी है. वक्त गुजरते पता नहीं चलता और मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि टाइम इज़ रनिंग लाइक अ बुलेट. कुछ लोग हमेशा सोशल मीडिया की जीनत बने रहते हैं और हमेशा उनका तरीक़ा बयान जो है वो उनको वायरल कर देता है. यही एक नाम हमारे पास भी है, ज़मीर अख्तर नकवी का. वैसे तो शिया आलम और आलिम दीन और जिस तरह से उन्होंने हमेशा बयान किया है अपने दीन को लेके और अपने मज़हब रसूमात हर चीज़ को बड़े अच्छे से वो एक्सप्लेन किया करते थे. सुनने वालों देखने वालों की तादाद बहुत बड़ी थी, लेकिन हमेशा उनका जो अंदाज़े बयान है उसकी वजह से वो वायरल रहे हैं और अपनी बहुत सारी बातों की वजह से. बातों में चंद एक बात मुझे भी याद है, घोड़ों की एक बड़ी तादाद में वो जो है जुलझना ख़ास तौर पे उनकी दावत किया करते थे, शामियाने लगाया करते थे, दूध की सबीलें, जलेबियाँ, और क्या खूबसूरत वो दावत और उसकी पिक्चर्स वीडियोज़ हमेशा सोशल मीडिया पर वायरल रहती थी. वो वीडियो तो आपकी याद होगी जिसमें हमेशा वो कहा करते थे कि मैं नहीं बताऊंगा. और ये वीडियो जो है वो कोरोना जब जिस वक्त पीक पे था उस वक्त उन्होंने कहा कि मैं इसका इलाज मुआवजा जो मैं निकाल चुका हूँ, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा जब तक कोई हुकूमती नुमाइंदा जो है मुझसे इस हवाले से रब्ता नहीं करेगा. बट ऑल दो इस तरह की बहुत सारी खबरें, बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे और तमाम आपकी ऑनलाइन साइट्स पर आज भी अवेलेबल हैं. लेकिन यकीनन उनको देखने वाले चाहने वालों की बड़ी तादाद है. तो आज हम भी उनके लिए दुआ खैर करते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक के प्लेटफॉर्म से कि अल्लाह पाक उन्हें जन्नत
फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर आज के दिन की मुनासबत से कैसे आपको हम रिकॉल ना कराएं या कैसे अब आपको ना याद कराएं कि तारीख़ में आज के दिन क्या हुआ था। मज़ाहिया अदाकार जिन्हें लहरी कहते हैं और उनकी आज 11वीं बरसी मनाई जा रही है। असल नाम जो है सफ़ीरुल्लाह सिद्दीकी था इनका। 50s की अगर हम बात करें तो ब्लैक एंड वाइट के ज़माने से जब उन्होंने अपने करियर का बाकायदा आगाज़ किया तो ऐसा नहीं है। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि हमेशा एक सक्सेस स्टोरी, एक स्ट्रगल जो होती है वो हर किसी एक सक्सेसफुल बंदे के पीछे होती है और उसको भी रिकॉल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब तक़सीम हिंद के वक्त वो भारत से पाकिस्तान आए तो यहाँ पर टाइपिंग के शोबे में भी उन्होंने बहुत सारी मुलाजमतें की और इवनिंग में अलग जॉब करते थे, होजरियों पर काम किया और इस तरह के मुख्तलिफ पेशे जो है वो इख्तियार करने के बाद ही फाइनली उनको एक मौका मिला 1955 में एक फ़िल्म जिसे अनोखी कहते हैं उसमें। और क्या उसके बाद फिर बैक टू बैक उनकी मूवीज़ आती रहीं और फिर जो उनको ब्रेक थ्रू मिला वो सारी दुनिया ने देखा। कोई दो राय नहीं। जैसे कि अनोखी का मैंने जिक्र किया जो कि उनकी पहली फ़िल्म थी और आखिरी फ़िल्म जो है वो धनक थी। 30 साल करियर में जो भी खिदमात उन्होंने पाकिस्तान के लिए दी और जिस तरह से पाकिस्तान का नाम रिप्रेजेंट किया वो काबिल सिताइश और काबिल तहसीन है। तो हम भी इस प्लेटफॉर्म से उनको खराज अक़ीदत जो है वो पेश करते हैं। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो वी आर गेटिंग फीडबैक लाइक एवरी डे और हमारी टीम जो है हमेशा कोशिश करती है कि आपकी कुछ खबरें भी प्रोग्राम में शामिल की जाएं। लेकिन डेली डोज के लिए गाइस यू हैव टू मेक सम रिकॉर्ड्स। और अभी जो अनोखी तरीन खबरें जो ढूंढ कर लेकर आए हैं उसकी बात कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं डेली डोज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। तो डेली डोज जो है अगर उसकी हम बात करें तो हमारी कोशिश ये होती है कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में जहाँ जहाँ अनोखी तहकीक हो रही है, अनोखे काम हो रहे हैं, अनोखे रिकॉर्ड्स बनाए जा रहे हैं, उन पर जो है ना सिर्फ बात की जाए बल्कि ये भी बताया जाए कि रिकॉर्ड्स मेरे ख्याल से मैं हमेशा ये कहती हूँ कि पाकिस्तान के हर घर में कोई ना एक रिकॉर्ड तो ज़रूर बनता होगा अनटिल और अनलेस आपको पता हो कि उस रिकॉर्ड को आपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में या फिर गुड मॉर्निंग के इस डेली डोज में जो है वो अपने किस तरह से शामिल करना है। बट ऑल दो यू कैन टैग अस ऑन सोशल मीडिया टू। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बल्कि ऑनलाइन जितनी भी साइट्स हैं या ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जब आप अकेला महसूस करते हैं तो ये जो रील्स होती हैं स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करके यही वो वीडियोज़ होती हैं जो वायरल हो जाती हैं, यही वो वीडियोज़ होती हैं जो देखकर आप एंटरटेन होते हैं और आपको ख्याल आता है कि येस इस तरह की अनोखी तरीन चीज़ें भी राइट लेफ्ट आगे पीछे होती रहती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप कोई रिकॉर्ड बना सकते हैं या आप कोई रिकॉर्ड बना चुके हैं या आप किसी रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में हैं, सो इस सेगमेंट को आपने मिस नहीं करना जिसे हम कहते हैं डेली डोज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। सो लेट्स टॉक अबाउट डेली डोज। आज का डोज आपको देंगे। सबसे पहला डोज जो है वो इतना ही इंटरेस्टिंग है, उतना ही आप कहेंगे मुझे लगता है म्यूज़िकल में अगर इसे कहूँ तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, बिकॉज ख़बर ही इस तरह की है कि नॉर्मली आप देखते हैं कि जो गाने की धुन होती है वो आपका मूड थोड़ा अच्छा कर देती है। अगर आप अपसेट होते हैं तो आप कुछ स्लो गाने सुनते हैं, अगर आप बड़ा हाई मूड में होते हैं तो आप ऐसे डीजे और अच्छे खासे पॉप म्यूज़िक जो है उसको सुनना पसंद करते हैं। लेकिन ये तो होगी इंसानों की बात। अब जानवर जो हैं वो भी अगर आपको मौसीकी पे या फिर अगर धुनों पे नाचते दिखाई दें तो वो थोड़ी मुख्तलिफ और मुनफरिद बात हो जाती है। जनाब ये बच्चा है जो कि गा रहा है और ख़ुद भी कुछ धुन बजा रहा है और एक घोड़ा जो कि आप देखते हैं इस वक्त खिड़की से मुंह अंदर निकाल के किस तरह से मूव्स जो है वो बच्चे को करके दिखा रहा है। पहले सिर्फ जो बच्चा है वो सिर्फ गा रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि मेरे गाने पे ये पूरे मूव्स हो रहे हैं और ये घोड़ा जो इतना लहराता हुआ बाकायदा इंजॉय कर रहा है, तो फिर उसने क्या किया, उसने ज़्यादा ज़ोर से गाना शुरू कर दिया। तो बच्चे के गाने पर घोड़े का ये दिलचस्प डांस जो है मैं इसे फेस डांस कहूँगी या नेक डांस भी कहा जा सकता है। ये म्यूजिक है क्या और ये वीडियो क्या है, ज़रा आप भी देखिए। That's so cute। आप देखिए जैसे जैसे बच्चा गाता है वैसे वैसे घोड़ा जो है अपनी गर्दन को लहराता हुआ बाकायदा उसी के लिरिक्स के मुताबिक, उसी की धुन के मुताबिक गाना गा के ख़ुद भी खुश हो रहा है और बच्चों को भी खुश कर रहा है। अच्छा, हम बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हमेशा कहते हैं कि इंसानों और जानवरों में मुश्तरक होती हैं, लेकिन अगर हम बात करें मौसीकी की तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो कि अपने पेट्स को ट्रेन करते हैं इस हवाले से कि वो डांस भी करके दिखाएँ और मौसीकी को एंजॉय भी करें। लेकिन ये कोई इसका पेट नहीं है, कोई ट्रेंड घोड़ा भी नहीं है, लेकिन सिर्फ
उसको म्यूजिक अच्छा लगा तो फौरी तौर पर जो है वो उसने डांस मूव्स करना शुरू कर दिए। अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर जो है ऑब्वियसली एक बड़ी आप कह सकते हैं कि ऐसी खबर है जो कि मेरे ख्याल से हर इंसान को कोशिश करनी चाहिए इस तरह की एक्टिविटीज़ करने की, इस तरह की हेल्प करने की। रज़ाकारों ने 2200 किलोग्राम 2200 किलोग्राम वजनी स्लेब जो है, नॉर्मली आप देखते हैं अगर आप सीवरेज सिस्टम देखें पाकिस्तान का किसी भी मुल्क का, तो उसको हमेशा कवर किया जाता है। और कवर भी इस तरह से किया जाता है कि ऊपर रोड होती है तो आपको कम से कम स्लेब जो है वो इतनी वजनी तो होती है ताकि स्टेबिलिटी जो है वो रोड की ख़राब ना हो। लेकिन 2200 किलोग्राम वजनी ये स्लेब जो है उसको हटाकर बिल्ली के बच्चे को बचा लिया। अच्छा, कैसे बचाया? मैं हेल्प करने की बात कर रही हूँ तो हमारे, अगर हम अपने दीन की बात करें तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हमें मिलती हैं जो कि देखकर हम बहुत इंस्पायर होते हैं इस हवाले से कि जानवरों की मदद करनी चाहिए, वो आपको दुआएं देते हैं। लेकिन ये रज़ाकारों की एक टीम है, 2 से 4 लोग हैं, जिसको पहले काफ़ी देर तक आवाज़ आती रही, बिल्ली का बच्चा जो है किटन चीखता रहा, चिल्लाता रहा और वो डायग्नोस कर रहे थे कि हमें आवाज़ कहाँ से आ रही है। बाद में दे केम टू रियलाइज़ के शायद बरसात की वजह से या मौसम की वजह से या किसी भी और वजह से ये बिल्ली का बच्चा जो है वो ज़ेरे ज़मीन जो सीवरेज सिस्टम होता है उसमें फंस गया। तो फिर बाकायदा तौर पर स्लेब हटाई, इसको रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करने के बाद ये वीडियो बनाई और वीडियो को अब तक लोग मिलियन में देख चुके हैं और इनके इस एक्ट को जो है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो अगर आपको भी नज़र आए इस तरह की कोई चीज़ तो हेल्प करने से पीछे ना हटिएगा, रुक जाइएगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर हमने आपको देनी है जो खबर यकीनन हमें जो है वो परेशान कुन भी है और हमने जब ये खबर सुनी पूरे पाकिस्तान ने बहुत सारी दुआएं की। मराकश में आने वाला जो ज़लज़ला है उससे बहुत सारी तबाही मची। हमने टर्की में होने वाले हालात और वहाँ जब ज़लज़ला आया तो हमने वहाँ भी तबाही के मनाजिर आपको दिखाए और उसके बाद फिर मराकश से भी हमारे पास ऐसी वीडियोज़ और पिक्चर्स आती रही। लेकिन ये एक बड़ी दिलचस्प थी और कह सकते हैं अनोखी और ह्यूमरस खबर भी जो है वो सामने आ रही है। अब देखिए पीछे मलबे का ढेर है लेकिन एक शहरी जो है वो आपको बग़ैर कपड़ों के, मतलब उसने कोई शर्ट नहीं पहनी हुई और उसने सिर्फ मेरे ख्याल से वो नाइट ड्रेस में ही उठ के अपने घर से बाहर आया। तो इतने शदीद ज़ल्ज़ले में जिस चीज़ को उसने बचाना था, गेस व्हाट, वो क्या था? वो उसका प्ले स्टेशन था। मतलब अगर हम मराकश की बात करें तो कहा जाता है कि वहाँ पर नॉर्मली इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं और ये प्ले स्टेशन जो इसने उठाया हुआ कहा जा रहा है कि ये $880 का है। तो वहाँ पे काफ़ी इस तरह की चीज़ें महंगी हैं। लेकिन जहाँ पर ज़लज़ला जब आया तो सर किसी को अपनी और अपने प्यारों की जान बचाने की पड़ी थी। वहाँ पर जनाब इनकी पिक्चर जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और लोगों ने मुख्तलिफ तबसरे करना शुरू कर दिए। कॉमेंट सेक्शन में कहा कि वो क्या गलत कर रहा है, अगर उसको अपनी चीज़ से प्यार है और वो उस चीज़ को बचा रहा है और अपनी जान जोखिम में डाल के उसको बचा रहा है, तो मेरे ख्याल से प्ले स्टेशन और इस तरह की जो ऐसी चीज़ें जो बहुत महंगी आती हैं यकीनन आपको उससे बहुत ज़्यादा प्यार होता है और आप बहुत संभाल के रखते हैं। तो उसने भी यही किया, तो उसने क्या बुरा किया? तो जनाब ये वीडियो और पिक्चर आप भी यकीनन देख के एंजॉय कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर हमने आपको देनी है। ज़ेरे आब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नॉर्मली जब सामने आती हैं या दरियाफ्त की जाती हैं तो उस पर एक तहकीक शुरू कर दी जाती है। अलास्का से हमने आपको खबर देनी जहाँ पर ज़ेरे आब चट्टान के करीब एक सुनहरी अंडा जो कि आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा है। वैसे इट सीम्स टू बी लाइक, आप अगर गुंबद देखा हो तो गुंबद नुमा ये एक अंडा, तो इसको खैर नहीं कहा जा सकता लेकिन देखने में ये सुनहरी अंडा ही लग रहा है। शेप जो है इसकी गुंबद नुमा है और इसको जो है जब देखा गया और जब ज़ेरे आब लोग जब गए और जो भी स्विमर्स होते हैं उन्होंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया तो ना सिर्फ पिक्चर्स और वीडियोस बनाई बल्कि इसको जब पानी से बाहर लेके आए तो बाकायदा तहकीक के लिए मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज़ में इसको भेज दिया। अब तक डायग्नोस करने की कोशिश की जा रही है कि ये किसी का अंडा हो सकता है या फिर ये आप देख सकते हैं कि चट्टान पर बहुत मजबूती से जो ये पड़ा रहा और काफ़ी अरसे तक पड़ा रहा तो उसको उतारने में और जो कि इसकी चिपकाहट इतनी ज़्यादा थी उस चट्टान के साथ तो उतारने में काफ़ी टाइम लगा। बट ऑल दो मुहक्किकीन जो है इस पर तहकीक कर रहे हैं। अभी कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा कि किसी हयाताती अंडा हो सकता है या फिर मतलब बहुत सारे लोग, बहुत सारी ऐसी शिप्स होती है जो कि ज़ेरे आब जाती हैं, बहुत सारे ऐसी हम देखते हैं मशीनरी को ज़ेरे आब भेजा जाता है तो ये उनका एक पुर्जा भी हो सकता है। बट तहकीक अभी जारी है, अभी मुकम्मल नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चोर बाजुका चोरी करने के लिए जब जाते हैं तो आगे से सिनेरियोज जो हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं और समटाइम वायरल हो जाते हैं। ट्रैक्टर चोर के ऊपर चढ़ गया। अब चोर ट्रैक्टर के ऊपर नहीं चढ़ा, ट्रैक्टर चोर के ऊपर चढ़ गया। अब इसको रिपीट करें तो मेरे ख्याल से ये टंग ट्विस्टर बन जाएगा। बट ऑल दो हमने देखा ये इस वीडियो में कि बेसिकली ये जो है चोर है वो आया ट्रैक्टर चोरी करने के लिए, लेकिन ट्रैक्टर को या तो पहले से स्टार्ट करके खड़ा किया गया था या कोई ना कोई सीन था कि ट्रैक्टर जो है उसने चलना शुरू कर दिया और चोर जो है वो ट्रैक्टर के नीचे आ गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो बाज नहीं आया। आप ये देखिए कि वो चूँकि ट्रैक्टर के नीचे आ गया लेकिन ओ माई गॉड, मैं तो वीडियो अब देख रही हूँ, बाकायदा पूरा टायर उस चोर के ऊपर से गुजरा
लेकिन चोर फिर भी बाज नहीं आया, दोबारा से गया इस ट्रैक्टर के ऊपर बैठा और बैठने के बाद इसको चोरी करके रफूज चक्कर हो गया। मतलब चोर चोरी से नहीं जा सकता और ये बात जो है वो हतमी है और ये वीडियो में नजर भी आ रही है। सो वी आर डन विद फॉर टुडे। एक क्विक सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद पॉलिटिकल सेगमेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। डोंट गो अवे, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुल्क के सियासी सूरत हाल की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे सवाल जो कि जू के तू हैं और इसका जवाब देने के लिए अभी फ़िलहाल हमें कोई भी सियासी जमात जो है वो मैदान में नज़र नहीं आती। लेकिन बहुत सारे सवालों में एक सवाल कॉमन ये है कि इंतखाबात लेटर और सूनर कब हो जाएंगे, और ये सवाल हम रोज़ाना मेरे ख्याल से अपने प्रोग्राम में करते हैं, जो भी एनालिस्ट हमारे साथ आते हैं। लेकिन एक नई अपडेट जो हम अपनी सियासत में देख रहे हैं, पाकिस्तानी सियासत में खासतौर पर बाकायदा तौर पर तारीख जो है उसको अनाउंस कर दिया गया है। नवाज शरीफ वतन वापस पहुँच रहे हैं। 21 अक्टूबर की तारीख नून लीग की क़यादत की जानिब से दी गई है, चूँकि पूरी नून लीग की क़यादत जो है वो इस वक्त लंदन में ही मौजूद है। तो वहाँ पर क्या फैसले हो रहे हैं, क्या नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, इस पर हम बात कर लेते हैं। नादिया मिर्जा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर एंकर पर्सन, उनको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नादिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। कहिएगा कि अगर हम देखें पॉलिटिकल सिनेरियोज को पाकिस्तान के, तो डायनामिक्स कितने चेंज होते हुए आप देख रहे हैं। एक लंबे अरसे के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो नून लीग को लीड करने के लिए, इंतखाबात की कैंपेन के लिए पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, क्या तब्दीली देखती हैं आप? देखिए, दिस इज वेरी गुड टाइम और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान की जमहूरी अमल के लिए ये बड़ी जरूरी चीज थी और बहुत अच्छी बात है। नवाज शरीफ साहब को किसी ने रोका नहीं था, नवाज शरीफ साहब को किसी ने जिला वतन नहीं किया था। नवाज शरीफ साहब को बहुत पहले आ जाना चाहिए था और जो भी उनके केसेस थे, जो भी चीजें थी, उनको फेस करना चाहिए था। हमें सबको, आपको बैकग्राउंड पता है, लेकिन उनका जो मौक़िफ़ है वो कतई मुख्तलिफ है। उनका कहना यह है कि चूंकि उनको एक साजिश के तहत हटाया गया था तो वो इस तरह से आना नहीं चाहते और जो भी उनके पास केसेस बने थे वो सारे जो है वो फॉल्स थे। बट एनीवे, उनका अपना मौक़िफ़ है, उसकी रिस्पेक्ट है। बट थिंग इज कि वो ना सिर्फ मुजरिम है बल्कि अदालत की सजा याफ्ता है, एक्सपाउंडर है। अच्छी बात है, आए और बहुत पहले मुल्क में आ जाते, लेकिन आने के बाद जो कानून की पासदारी है और कानून की जो अमलदारी है, प्लस उसके साथ साथ आके उनको चाहिए कि वो आके केसेस को फॉलो करें, उनका फॉलो प्लीज अदालतों का सामना। अच्छा नादिया, ये भी कहिएगा कि जब हम जमहूरी अमल की बात करते हैं तो हम जमहूरी अमल की जब बात करते हैं तो हम इंतखाबात की बात करते हैं। जैसे आपने कहा ना कि जमहूरी अमल है और उसमें रुकावट हमेशा हमने देखी है तमाम सियासी जमातों की तरफ से भी खास तौर पे। लेकिन अगर हम बात करें जमहूरी अमल की, तो जमहूरियत इंतखाबात से डायरेक्टली कनेक्ट करती है। अवामी मैंडेट अगर हमने सामने लेके आना तो अवाम के वोट कास्टिंग से लेकर उनको ये हक जो है बर वक्त इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्या समझती हैं, मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास बुलाना, उसके बाद हल्का बंदियाँ, मरदमशुमारी, ये सब चीज़ें जो हैं वो अभी इस वक्त इंतखाबात को आइन और कानून के मुताबिक 90 दिन के अंदर होने से काफ़ी दूर दिखाई दे रहे हैं। तो ये आप किस तरह से समझती हैं कि इंतखाबात अगर देर से भी होते हैं तो आपको सूरत हाल जो नून लीग या पीडीएम की तरफ से पैदा की गई थी, क्या उसके बेसिक रूट कॉज यही था? देखिए, तो आपका जमहूरी अमल है ना, ये जमहूरी निज़ाम है, वो इंतखाबात से नफी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन सिर्फ इंतखाबात से नहीं, वो साफ और शफाफ इंतखाबात से नफी है। अगर आपको इंतखाबात, एक इंजीनियर इंतखाबात करने हैं, या पहले से आपके रिजल्ट सोच लिए हैं कि आपने किसके हाथ में हुकूमत देनी है, कितनी सीटें किसको, जो कि हो रहा है, और कितनी सीट किसके हिस्से में डालनी है, किसको कितनी सीटें देनी है, किसको कहाँ से जितवाना है, किसको वज़ीर आज़म बनाना है और किसको वज़रा की कैबिनेट में शामिल करना है। तो फिर तो ये जमहूरी अमल, मैं तो कम से कम इसको नहीं चाहूंगी, ये एक इंजीनियर डेमोक्रेसी है, कंट्रोल डेमोक्रेसी है। बट एनीवे, इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए थे, लेकिन 90 दिन में इलेक्शन सूट नहीं करते। और पीसीआई बेशक एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन उसका इस्तेमाल किया गया है। आपको एक जवाब पेश करने के लिए इस्तेमाल किया गया। क्या वजह पेश आई कि जब आपने सब कुछ डिसाइड कर लिया था कि जी आपने फैमिली जो है वो वक्त से पहले डिसॉल्व करनी है, 90 दिन में आपको इलेक्शन में जाना है, और ऑल ऑफ अ सडन आपको ख्याल आया कि जी चूंकि हमने सेंसस भी कराई थी और उससे पहले राना सनाउल्लाह साहब वो दीगर ये कह चुके थे कि अभी सेंसस को नोटिफाई करने का इरादा नहीं रखते। फिर किसने उनका इरादा उनके दिलों में डाला और उन्होंने उसको नोटिफाई किया और फिर कैटेगोरिकली ये कहा कि अब तो मजबूरियां हैं और आईनी मजबूरियां हैं। इलेक्शन कमीशन को एक जवाब दिया गया कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होते। चलो जी, मान लेते हैं 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होते, 120 दिन के अंदर हो जाए। लेकिन सवाल, मेरा मुतालबा और यकीन ये है कि चाहे 90 दिन में हो या 120 दिन में हो, खुदा के लिए साफ शफाफ करा दे। मुझे पता है ऐसा नहीं होना,
ऐसा हो ही नहीं सकता, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा नहीं होता। तो पाकिस्तान में कोई अनूठी तारीख नहीं लिखी जा रही, बल्कि बुरी से बुरी होती चली जा रही है। लेकिन मुतालबा करना और आवाज उठाना मेरा ख्याल हमारा फर्ज है, जो हम करते रहेंगे। अच्छा ठीक है, मुझे ये भी कहिएगा नादिया साहिबा कि अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो अब अगर इंतखाबात जब भी होते हैं, सियासी जमातें नैरेटिव बिल्ड करती हैं, एक्टिव हो जाती हैं, कैंपेन्स करती हैं, इस वक्त लीड करने की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लग ऐसी रहा है कि बगैर लीडर के फ़िलहाल चल रही है। तो आप क्या समझती हैं कि इन इंतखाबात में जो आने वाले हैं किस तरह से स्टैंड देख रही हैं आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? देखिए, वो फिर अगेन बगैर लीडर की चल नहीं रही, बगैर लीडर की चलाई जा रही है। जो चीजें प्लान की उनकी एग्जीक्यूशन का टाइम है। आपने एक एग्जीक्यूशन प्लान डिजाइन किया था, अब आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जिसको नहीं पता था आने वाले दिनों में जो कासिम के अब्बा है वो जेल में होंगे, जिसको नहीं पता था आने वाले दिनों में नवाज शरीफ साहब की वापसी होगी, मतलब ये सारी चीजें अब और अब मेरा ख्याल बहुत अच्छे से जो हम सुन रहे हैं, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो हमें बताया जा रहा है, जो हम पढ़ रहे हैं, एग्जैक्टली उसी तरह से हो रहा है। मतलब जो उससे लिखा गया था उसी तरह से हो रहा है। ठीक है नादिया साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग मॉर्निंग पब्लिक। और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि एक्सपेक्ट जो हम कर रहे थे, जो हम देख रहे थे, सुन रहे थे, वो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता वही होता दिखाई दे रहा है। खैर, सिद्दीकुल फारूक साहब हमारे साथ मौजूद है, रहनुमा मुस्लिम लीग नून है, उनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर बहुत शुक्रिया गुड मॉर्निंग पब्लिक को टाइम देने के लिए। सर कहिएगा पहले तो सबसे आपको बहुत मुबारकबाद हो, क्योंकि मुबारकबाद गुड मॉर्निंग पब्लिक की तरफ से कि फाइनली आपके लीडर जो है वतन वापस पहुंच रहे हैं। 21 अक्टूबर की तारीख दी गई है लाहौर पहुंचने की। आप क्या समझते हैं किस तरह से अब नून लीग और मुल्की हुकूमत या सियासत जो है उसमें क्या तब्दीलियाँ आ सकती हैं उनके आने से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। तो ये बात एक तो रिकॉर्ड पर है कि नवाज शरीफ साहब जितना तजुर्बाकार और क्रेडिबिलिटी रखने वाला पॉलिटिकल लीडर इस वक्त और पाकिस्तान में कोई नहीं। नवाज शरीफ साहब ने 90 से 93 में जो इक्तिसादी आप समझे कारनामे दिखाए, फिर 97 से 99 में एटमी धमाकों समेत बहुत से काम किए, फिर 13 से 17 तक सी पैक और उससे सारी रिलेटेड चीज़ें, मोटरवेज, ये सारी चीज़ें ये उनके अलावा तो किसी ने की नहीं। तो इस तरह से उनकी क्रेडिबिलिटी है। 17 में मैं 2 जुमलों में याद दिला दूं कि जब उन्हें जबरन हटाया गया झूठे मुकदमात बनाकर, उस वक्त पाकिस्तान में चीनी 52-55, आटा 35 रुपए किलो, और आप देखें कि बिजली का क्या रेट था, 8 से 10 रुपए यूनिट, और सी पैक बन रहा था, और जीडीपी जो थी वो 6% तक पहुंची, शरह सूद 6.25% थी। उसको हटा $100 100 रुपए का था, आज कहाँ तक पहुंचा दिया गया है। तो आप एक बात, अगर अभी भी आप बड़े बूढ़ों के पास बैठे ना, तो वो कहते थे वो हमारे दौर में वो फलां दौर था पाकिस्तान बना, तो जनाब चीनी 2 आने किलो थी, आटा इस तरह बिकता था, गोश्त जो था वो 2 आने किलो बिकता था, उन्हें याद है। तो ये नवाज शरीफ साहब के दौर की चीज़ें भी लोगों को। फारूक साहब इस चीज़ को भी कहिएगा कि आप ठीक कह रहे हैं, बड़े बूढ़ों के पास बैठे हैं तो वो यकीनन कहते हैं कि हमारे वक्तों में ये होता था, इसलिए हम ज़्यादा पीछे नहीं जाते, हम रिसेंटली बात कर लेते हैं। 16 माह का एक टेन्योर, एक टाइम जो पीडीएम हुकूमत को मिला, नून लीग ने जो भी किया, जो हमने देखा, इस वक्त बज़ाहिर देखने में यही लगता है कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बद से बदतर होती चली जा रही है। और आपको जो भी चीज़ें पीक पे, खासतौर पर महंगाई, बिजली, आटा, चीनी, घी, दालें, अब इसको कंट्रोल करने के लिए एक नया नैरेटिव बिल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी के बाद आप क्या समझते हैं, नून लीग जो है वो किस नैरेटिव के साथ कैंपेन में आएगी, इंतखाबात में आएगी, सियासी मैदान में कुछ अब आवाम को तब्दीलियों की ज़रूरत है, कोई एक नया बयानिया चाहिए जिसको आवाम को कन्विंस किया जा सके, वो क्या होगा? देखिए, मईशत नारों से तो ठीक नहीं होती, प्रैक्टिकल ऐसे ही है जैसे पानी पीना आसान है, घड़े में से, जग में से, कूलर में से एक गिलास डालें, लेकिन खाना जो है तैयार करके सर्व करना बड़ा मुश्किल है, उसके लिए वक्त चाहिए। ठीक है,
इसी तरह से आप फल तोड़ सकते हैं दरख्त से, लेकिन फसल जो है या वो फल का दरख्त जो है उसे लगाने के लिए और फल तक पहुंचाने के लिए वक्त चाहिए। तो मईशत जो गिरवी रख दी गई, IMF के पास स्टेट बैंक को बेड़ियां पहना दी गई, उसको कैद कर दिया गया, आपकी मईशत को तबाह कर दिया गया, अपना नैब को ताजरों के पीछे, सनअतकारों के पीछे लगा दिया, सरमाया बाहर निकल गया, सी पैक को बंद कर दिया गया, क्या कुछ किया गया। अब इन सारी चीज़ों को असरे नौ शुरू करना और उनको नतीजे तक पहुंचाना कि वो फल दें, वो खाना तैयार हो ताकि कौम खाए, इसमें एक तसलसल चाहिए, एक अज़्म चाहिए, एक क्लैरिटी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि अब जहाँ बार बार बाजवा जैसे लोगों ने, जिन्होंने कहा जी 70 साल से एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत कर रही है सियासत में, तो उन्होंने जिस हाल में मुल्क को पहुँचा दिया है, इसके लिए पूरी कौम को इकट्ठा करके एक कौमी एजेंडा बनाना है, उस पर अमल करना है। इस बात को भी एड्रेस कीजिएगा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सबको साथ लेकर चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासतौर पे आम आवाम को। PDM हुकूमत में 12 से 13 जमातें जो थी, नून लीग ने कोशिश की है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, इस्तेहकाम पाकिस्तान हो या दीगर पार्टीज़ हो, उनको साथ पैरेलल लेके चलें। अब आप क्या समझते हैं जो बनने वाली आने वाली हुकूमत होगी, जो इंतखाबात होंगे, उसमें आप क्या समझते हैं कि क्या आप लोग को भी साथ मिलकर इकट्ठे चलना चाहिए? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए, जमात इस्लामी की बात की जाए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए, सीट एडजस्टमेंट की अगर बात की जाए, तो आप क्या समझते हैं कि किस स्टोरी के तहत आप लोग जो है वो साथ इकट्ठे चलेंगे ताकि इस मुल्क की बेहतरी के लिए ज़ाती मुफाद को बालाए ताक रखते हुए कौमी मुफाद के बारे में सोचा जाए? जो पार्टी और जो लीडर पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम से मोहब्बत करता है और इनकी भलाई चाहता है, वो तो ये कहेगा कि मिल बैठे। मेरा ये ख्याल कि जनाब नवाज शरीफ पहुंचेंगे तो वो जल्द या बदेर सारी क़यादत को जमा करेंगे, जिस तरह पहले उन्होंने दहशतगर्दी पर जमा किया था कौम को 2014 जब इधर धरना ख़त्म किया। और फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान को भी बुला के अपने दाएं तरफ बिठाया था और एक एजेंडा बना के उस पर अमल करके दहशतगर्दी ख़त्म की थी। मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि पाकिस्तान को अगर हम बचाना चाहते हैं, इसकी मईशत ठीक करना चाहते हैं, पाकिस्तान के अवाम को 2 वक्त की आसानी से सहूलत से रोटी देना चाहते हैं, तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं, खुशहाली देना चाहते हैं, तो इकट्ठा बिठा के 4-5 निकात का एजेंडा बनाना होगा और उस पर फिर तसलसल से अमल दरामद कराना होगा। सर, इस एजेंडे को बनाने से पहले सर आइन और कानून की बालदस्ती की बात आप करने ही लगे थे। एक सवाल मेरे दिमाग में भी आ गया है कि सर ये सवाल बल्कि मेरे दिमाग में नहीं, हर आम पाकिस्तानी के दिमाग में है। इंतखाबात को लेके कोई भी हतमी फैसला अब तक नहीं किया गया। तनाज़ा जो इलेक्शन कमीशन में और सदर पाकिस्तान में है वो शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है। हमने ये भी देखा, बज़ाहिर कहा जा रहा है कि नहीं, आखिरी कॉल जो है वो सदर पाकिस्तान की तरफ से दी जा सकती है, जबकि इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन का है। आप इंतखाबात के लिए कौन सी तारीख देखते हैं, किसका इख्तियार है? मैं यही समझता हूँ कि चूंकि अब नई मर्दमशुमारी हो चुकी है, तकरीबन 2.5 करोड़ नए वोटर इस मर्दमशुमारी के नतीजे में सामने आ चुके हैं, तो 2.5 करोड़ आबादी को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उनका जो बुनियादी हक है वोट देने का, अपनी हुकूमत मुंतखब करने का, अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का, आप उनको उससे महरूम नहीं कर सकते। इसलिए ये हल्का बंदियाँ वगैरह हो के जनवरी में होते हैं, फरवरी में होते हैं, ये इलेक्शन इंशाल्लाह हो जाएंगे, क्योंकि इंतखाबात के अलावा कोई चारा कार ही नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फारूक साहब, थैंक यू सो मच फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। और बिल्कुल ठीक है, इंतखाबात के अलावा इस वक्त कोई वे आउट बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा। इंतखाबात ही हैं जो कि अवामी मैंडेट को सामने लेके आ सकते हैं, लेकिन उसकी तारीख क्या होगी ये भी एक सवालिया निशान है। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो और मुझे लगता है कि इस दूसरे घंटे में आज मैं आपको बहुत सादी सी एक ज़िंदगी जो है उसमें ले जाती हूँ। बिकॉज आजकल जो हमारी रूटीन है, बैक टू बैक हम लोगों ने वर्किंग आवर्स पे करने होते हैं। उसके अलावा थोड़ा सा अगर फ्री टाइम मिलता है तो हमारी कोशिश ये होती है कि घर वालों को टाइम दे दें या अपने जो पेंडिंग काम है वो कर लें। लेकिन इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में अब हम बहुत मिस करते हैं उस सादी ज़िंदगी को जो हमारे वालिदैन ने और जो हमारे बड़े बूढ़ों ने गुजारी है। और वो ज़िंदगी क्या थी? अगर हम बात करें, ऑब्वियसली आजकल कोशिश भी ये होती है, या मैंने बच्चों में एक रुझान बहुत ज़्यादा देखे कि बच्चों को बहुत शौक होता है गांव की ज़िंदगी देखने का। बिकॉज़ वो ज़िंदगी अब शहरी ज़िंदगी से तो बिल्कुल अब देखते हैं कि नापैद सी हो चुकी है। हमें वो जो हम गांव में प्रैक्टिस देखते थे घड़े से पानी निकालने से लेके खेतों में, वो लाहौर शहर में तो या किसी भी दूसरे तीसरे शहर में जो आबाद शहर हैं, जो हम देखते हैं कि डेवलप्ड हैं, वहाँ पर ये चीज़ें तो हमें नहीं मैसर आती। लेकिन बच्चों को इस चीज़ का शौक़ ज़रूर होता है कि हम जाकर ज़रूर देखें कि हमारे वालिदैन ने कैसी ज़िंदगी गुजारी है। और जितने भी आपने शेर, जितने भी आपने मशहूर मुहावरे इस पूरे पैकेज में देखें, यकीन करें वो हमारी ज़िंदगी को आजकल डिपेक्ट करते हैं। अगर हम बात करें शाम होते ही मगरिब की नमाज के बाद जो ज़िंदगी हम देखते हैं गांव में, वो शायद पाकिस्तान में ख़ास तौर पे हम अगर मेन शहरों की बात करें, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद की, तो बहुत कम ऐसे गाँव रह गए हैं जहाँ पर अब हम ये ज़िंदगी देखते हैं। टेक्नोलॉजी हर जगह ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आगे ले आई है इंसान को। लेकिन ये जो गाँव के मनासिर हैं, ये आपको पिक्चर में हो या वीडियो की सूरत में हो, आपको वैसे बड़े खूबसूरत लगते हैं। मतलब घर के कोने में मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना, और फिर उसके बाद आपके घर के बड़ों को आप चारपाई पे बैठा हुआ हुक्का पीते हुए अगर देख लें, और अपनी वैल्यूज़ नॉर्म्स को कीप इन माइंड रखते हुए घर की औरतें जिस तरह से घर से बाहर निकलती हैं, वो बड़ी खूबसूरत सी चीज़ होती है। हाँ, अलबत्ता अगर गाँव के लोगों से पूछो तो यकीनन उनको शहरी ज़िंदगी बहुत अट्रैक्ट करती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि शहरी ज़िंदगी में ख़ास तौर पर बहुत सारी सहूलियात जो कि हमारी ज़िंदगी को सहल और आसान बना चुकी है, वो उनको भी चाहिए होती हैं। मतलब अगर हम अपनी ज़िंदगी की बात करें तो मशीनरी जहाँ पर हर चीज़ को आसान बना चुकी है। अगर आपने कपड़े धोने हैं तो मशीन है, अगर आपने बाहर जाना है तो बाइक है, अगर आपने घर में कोई काम करना है तो एसी, पंखा, ये तमाम चीज़ें जो है वो आपकी ज़िंदगी को इतना सहल और आसान बना चुकी हैं कि शायद अब उस मुशक्क़त की सी ज़िंदगी को हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिनके पास इस वक्त गाड़ी की बजाय गधा गाड़ी है, और जिन पर अगर हम बात करें उनके रूटीन की, तो सुबह सूरज तलू होने से लेकर सूरज गुरूब होने तक सिर्फ वो काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल से शहरी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे जिनको सुबह देखना नसीब भी नहीं होता, क्योंकि वो उठते दोपहर को है या शाम को है। तो ये ज़िंदगी हमने शायद अपनी खुद बहुत ज़्यादा ख़राब कर ली है। मेरी बस रिक्वेस्ट कह सकते हैं, या मेरी आप लोगों से ये अपील भी है कि अगर आप ज़िंदगी को थोड़ा सा ड्राइव करना चाहते हैं, ज़िंदगी को, तो कुदरत के मुताबिक ड्राइव करने की कोशिश करें। क्योंकि मैंने हमेशा सुना है और देखा भी है कि अगर आप कुदरत से दूर जाते हैं तो मुझे सिर्फ ये बता दें कि आप कहाँ तक जाते हैं, या अगर कुदरत के आप अगेंस्ट जाना चाहते हैं तो आपकी ज़िंदगी कितनी को दूर चल सकती है। आखिर कुदरत से अगेंस्ट चलेंगे तो आपकी सेहत भी मुतासिर होगी, मेंटल हेल्थ भी, फ़िज़िकल भी, इमोशनल भी। और फिर हम गिला करते हैं कि ज़िंदगी जो है वो अब आसान नहीं रही। इसको आसान और सादा बनाने की कोशिश करें इन तमाम तर सहूलियात के बावजूद जो कि आपकी ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी ले आई है। हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक्स आते हैं, प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, देखते रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अगर हम बात करें मुल्क के हालात की, तो जहाँ पर हम आज सूरत हाल की बात करते हैं, वहीं पर अगर हम बात करें मुल्क में होने वाले एहतजाज की, हर शहर हर गली कूचे पर इस वक्त बिल्स को लेकर जो है वो एहतजाज किए जा रहे हैं। मैंने बहुत सारी मसाजिद में ऐलानात भी सुने और बहुत सारी कैंपेन्स जो है मुख्तलिफ इलाकों में चलाई जा रही है कि बिल अदा नहीं किए जाएंगे, बिकॉज बिजली के नर्ख बढ़ने के बाद जो बिल मौसूल हो रहे हैं वो यकीनन जो है आम बरादरी की अगर हम बात करें और आम लेमैन की बात करें, तो जो इस तबक़े फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो शदीद परेशानी का शिकार दिखाई देते हैं, जो कि खासतौर पर मीडियोकर्स की अगर हम बात करें। तो हमने अपने प्रोग्राम में बहुत सारे बॉक्स बहुत सारे रिव्यूज़ जो है आवाम के शामिल करने की भी कोशिश की, लेकिन मौक़िफ़ एक तरफ का नहीं लिया जाता, मौक़िफ़ हमेशा दोनों तरफ का लिया जाता है। लेस्को रीजन की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो ये तमाम एहतजाज और तमाम मुजाहरे जो पूरे मुल्क में हो रहे हैं, उसी के पेश नज़र बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का बाकायदा आगाज़ भी लेस्को रीजन की जानिब से किया गया है। मीटर रीडिंग की अगर हम बात करें, इसके अलावा ऑपरेशन की बात करें, तो कहाँ पर ये ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, कहाँ रेड्स हो रही हैं, किस तरह से इस ऑपरेशन को ड्राइव किया जा रहा है, इस पर बात करने के लिए राय मकसूद खलल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान लेस्को हैं। इनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच। आपका शुक्रिया कि आपने लेस्को का पॉइंट ऑफ व्यू है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और एनर्जी ने जो आप नजीब ने कहा है, उनकी हदायत के मुताबिक जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को एक कंपेन करवा रहे हैं एंटी थेफ्ट में, जो कि एक वन ऑफ द रीज़न है ये रेट राइज में, जिसमें लोगों को फैसिलिटेट किया जा सके और आम सारफ तक एग्जैक्ट जो है
उसको बिल जो है वो पहुंचाने में हम अपना रोल प्ले अदा कर सकें। राय मखसूस साहब, आपका भी वक्त देने का बेहद शुक्रिया। हमारा मौक़िफ़ दरअसल है ये कि अगर हम गुड मॉर्निंग पब्लिक के इस प्लेटफॉर्म की बात करें तो जहाँ पर बहुत सारे आवाम का रिव्यू हम दिखाते हैं, उनका रद्द-ए-अमल दिखाते हैं, प्राइसेस बढ़ने पर जो बिजली के नर्ख बढ़ाए गए हैं और फिर जो बिजली के बिल मौसूल हुए हैं। अब जो आपकी जानिब से बाकायदा इस कैंपेन का आगाज़ किया गया है, ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, सवाल दरअसल ये कि क्या इन ऑपरेशंस के जो है वो असरात हमें बिल पर आने वाले दिनों में नजर आएंगे? इंशाल्लाह, डेफिनेट, क्यों नहीं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, मैं अपने नाजरीन को एज ए लेस्को स्पोक्समैन बताता चलूँ कि ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने और एनर्जी सेक्रेटरी साहब ने और हमारे सीईओ साहब ने जिस कैंपेन को कर रहे हैं, इसका अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव तो यही है कि वो लोग जो इस एक्टिविटी में एंटी थेफ्ट में इन्वॉल्व हैं उनको प्रिवेंट किया जाए और वो जो गवर्नमेंट एक्सचेकर में जो लॉस कर रहे हैं वो लॉस जो है उसको ख़त्म करके जो अल्टीमेट हमारा वैल्यूड कस्टमर है, जो हमारा पे भी कर रहा है और वो इस्तेमाल भी कर रहा है और हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुल्क के लिए, लेस्को के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी आसानी के लिए ये एक्टिविटी जारी है। और इसकी सबसे बड़ी जो कामयाबी है उसका दारोमदार और जो इस वक्त चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, वो उसकी वजह, मेन वजह जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज बिल्कुल मनोअन वो लेस्को के साथ हैं। और किसी भी जगह पे हमारे किसी ऑफिसर को कोई हिंड्रेंस क्रिएट होती है तो उसी वक्त जो हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसी है, उसी वक्त हमारे कमिश्नर साहब, हमारे आरपीओ, डीपीओज और एसी साहब उसी वक्त, अब एक कॉल पे मेरा एसडीओ लेस्को का एक एसडीओ एक्सियन और एससी जो फौरी तौर पे वो कमिश्नर साहब को कॉल करता, वो रिस्पॉन्ड करते हैं और जो उसके मुताबिक जो एसी साहब और उनकी टीम पुलिस मौके पे, और ऐसे कई सारे वाक़े हुए। और इस साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि इससे पहले ये ग्रेविटी ज़्यादा थी, हिंड्रेंस ज़्यादा आ रही थी, लेकिन जैसे जो 7वां रोज़ है तो ये आज 6 तारीख से शुरू हुआ, तो इसमें ग्रेजुअली जो है वो कमी आती जा रही है। और इसमें वेरी ऑनेस्ट मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जिस तरीके से जिस अंदाज से आप लोग इस एंटी थेफ्ट कैंपेन को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मकसद ये है कि अवेयरनेस क्रिएट करना है। 61 लाख कंज्यूमर है लेस्को का, 61 लाख कस्टमर को एक दिन 2 दिन के अंदर खुदा न खास्ता, और उनमें सारे तो नहीं ऐसे, ये मेरी नज़र में 10-15% ऐसे लोग होते हैं जो इसको सारी की सारी जो अच्छे लोग हैं। चूंकि आप इलेबोरेट कर ही रहे हैं तो मैं चाहती हूँ, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, के साथ इसको भी ऐड कर लिया जाए। जैसे आपने 61 लाख कस्टमर्स की बात की है, कंज्यूमर्स की बात की है, जो बिजली स्टोरों की तादाद है, फैक्ट एंड फिगर्स जो आपके पास है उसके मुताबिक वो कितने हैं, कितनों को कैटर कर लिया गया है? अगर इस ऑपरेशन की बात करें तो लेस्को रीजन की जानिब से जो ऑपरेशन किया जा रहा है वो कहाँ किया जा रहा है? और ऑपरेशन के जो है वो वार्निंग दी जाती है, जुर्माने किए जाते हैं, बिल काट दिया जाता है या फिर मीटर काट दिया जाता है? इस प्रोसीजर को किस तरह से ड्राइव कर रहे हैं आप लोग? वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत अच्छी है। अवेयरनेस के लिए फिर अगेन कहूँगा, पब्लिक न्यूज़ उसमें अपना रोल प्ले कर रही है लोगों को अवेयर करने के लिए। मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त तक एक दिन के अंदर, यानी कल के अंदर, हमने 411 लोगों को बिजली चोरी में पकड़ा है। अच्छा जी। हमारे, और उसमें 2 जरी ट्यूबवेल थे, 12 कमर्शियल लोग थे और 397 जो है वो डोमेस्टिक लोग थे। 222 FIR रजिस्टर्ड हुई हैं। ये वो मैंने पहले बात की, उसको लाइजोन करती है, उसको कंफर्म करती है कि इतनी जल्दी उसी दिन FIR हो जाना भी, ये हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हमारा लाइजोन क्रिएट हुआ है उसकी अक्कासी है। 6 लोग एक दिन के अंदर पकड़े गए हैं और अब कल के अंदर 3 करोड़ 72 लाख रुपया जुर्माने आयद किए हैं एक दिन के अंदर। और अभी तक ये जो 6 दिन है इसके अंदर 1954 लोग 1954 लोगों को बिजली चोरी में पकड़ा गया है, जिसमेमें 9 बड़े बड़े इंडस्ट्रियल कनेक्शन थे, 31 ट्यूबवेल पकड़े गए हैं, 65 कमर्शियल पकड़े गए हैं और 1849 जो हैं वो घरेलू सार्फिन को पकड़ गया और उनको 1288 ये FIR हुई हैं और 99 लोग मौके पे अरेस्ट हुए हैं। इसके अलावा एक हमारा एम्प्लॉय भी था, ये मैं इसलिए बात करता हूँ कि लोग कहते हैं कि अपने घर को इन ऑर्डर नहीं करें, उस पे भी कोई 0 टॉलरेंस है
कि किसी सूरत में भी, पिछले दिनों हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव साहब ने 5 एक्सियंस को इसी एसडीओ को 2 को नौकरी से निकाला, 2 को एसडीओ को निकाला। ये बहुत बड़ी बात होती है कि किसी अदारे में भी ग्रेड 18, 19 के ऑफिसर्स को नौकरी से निकालना और उसके खिलाफ ये एक्टिविटी करना। तो ये जो विजन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, हमारे एनर्जी सेक्रेटरी साहब का जो विजन है और जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव साहब इस पे काम कर रहे हैं, उस पे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एहतसाब का अमल जो है वो घर से शुरू होना चाहिए और ये यकीनन एक अच्छा जेस्चर है लेस्को की तरफ से। इस चीज़ का भी एड्रेस कीजिएगा जो सवाल मैंने आपसे पहले किया था कि अगर ये ऑपरेशन आप कामयाब तरीके से कर रहे हैं, ये कैंपेन चल रही है अच्छे तरीके से, बहुत सारे लोगों को आप कैटर कर चुके हैं, FIR दर्ज हुई है, जुर्माने और इसके अलावा जो आपकी मीटर्स है उसके काटने का सिलसिला भी जारी है, लेकिन असरात जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ वो ये कि जो आवाम है, आम आवाम, आपने देखा होगा हर गली कूचे पे मुजाहरा हुआ है, हर शहर में, हर गांव में, हर देहात में लोग बिजली के नर्ख बढ़ने के बाद जो बिल्स मौसूल हुए इससे काफ़ी परेशान है। अब ये जो बिजली चोरी आप कैटर कर रहे हैं, इसके बाद आपको क्या लगता है कितना असर जो है वो पड़ेगा, कितने नर्ख कम हो जाएंगे, कहाँ से आप कंट्रोल करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहाँ से चीज़ों को आप अच्छे तरीके से चला सकते हैं, कहाँ से इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा? देखिए, जब ये जो रेट है, जो बिजली का रेट डिटरमिन तो नेपरा करता है, उसमें कमेंट नहीं कर सकूँगा मादर के साथ, लेकिन जो इस गवर्नमेंट के एक्सचेकर में जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं उसमें नेगेटिव दे रहे हैं, इस मैसेज का मैं आपको बताऊं कि इतना इफेक्टिव अवेयरनेस है ये कि ये 2000 तो पकड़ेंगे, ये लाख तो वैसे ही, 10,000 20,000 तो वैसे ही छोड़ जाएंगे। ये जो मैसेज मीडिया और ये जो हमारी टीम जो ये कर रही हैं उसके मुताबिक ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर इसके अंदर है कि ना हम अपने महकमे के ऑफिसर्स को छोड़ रहे हैं, हमारी सीओ साहब की पॉलिसी, लेस्को की पॉलिसी, ना उनको छोड़ा जा रहा है, ना आम सारफ को, और बड़े बड़े नाम भी इसमें आए थे, आप लोगों ने मीडिया पे उसको चलाया भी है, और ये सुबह मॉनिटरिंग शुरू होती है। और इसके साथ हम रिकवरी पे बड़ा फोकस कर रहे हैं। जो लोग पैसे नहीं दे रहे, पैसे ना देने की वजह से उन्होंने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाने के बाद भाग गया, उनके घरों तक हम एक्सेस है। हमारे तहसीलदार साहब पहले नहीं थे, वो एक तरीका है, लीगल तरीका आता है तहसीलदार रिकवरी को। हमारे पास हम वो लोग नहीं है कि किसी का जाके दरवाज़ा तोड़ सके या किसी के साथ कह के कि ये मैंने हैंडल किया, वो हम नहीं कर सकते, हमें अलाउ ही नहीं है। उसके लिए हमारे पास तहसीलदार रिकवरी होता है, और तहसीलदार रिकवरी साहब ने हमारे साथ कल ही कमिश्नर साहब ने 8 हमारे जो सर्कल हैं, जिसमें 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, लाहौर है, शेखुपुरा है, ननकाना है, बाड़ा है, कसूर है, उनके अंदर पॉइंट किया। और वो ये जो एंटी थेफ्ट कैंपेन के साथ साथ हम जो हैं, इसके साथ साथ हम जो डिफॉल्टर्स हैं, अल्टीमेट देखिए सारी की सारी हम जितनी मर्जी एक्टिविटी कर लें, ठीक है, लेकिन उसका अल्टीमेट तो ऑब्जेक्टिव ये है कि अवेयरनेस क्रिएट करना है कि लोग इससे बाज आ जाएं। ये एग्जाम्पल सेट करनी है कि बाकी उसको देखें कि अगर ये गली मोहल्ले में एक चोर पकड़ा गया और उसको मंथ की अंजाम तक नहीं वो पहुंचा, उसकी इफेक्टिवनेस नहीं है। अच्छा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो रिकवरीज और डिफॉल्टर्स है ना, इनको कैटर करना भी शायद इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा इदारे के साथ साथ आम पब्लिक को भी होगा। अच्छा, अगर हम पब्लिक की बात करें, क्योंकि पब्लिक न्यूज़ रिप्रेजेंट कर रहा है पब्लिक को, तो एक आवाम का एक सवाल भी कह सकते हैं, गिला और शिकायत भी कह सकते हैं, जो कि हमें ऑन ऑफ मौसूल होती रहती है मीटर रीडिंग को लेके, कि जो नुमाइंदा होता है लेस्को का, हमेशा वक्त गुजरने के बाद या तारीख जो होती है उसके बाद ही मीटर रीडिंग के लिए जब आता है तो टैक्स भी उसमें इंक्लूड हो जाता है, फिर यूनिट भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये इसको बर वक्त करने के लिए अब क्या स्ट्रैटेजी है जो कि लेस्को रीजन खास तौर पर इस पूरी कैंपेन में साथ लेके चल रहा है? थैंक यू वेरी मच। ये फिर आपने हमारे दिल की जो हमारे ऊपर लेबल लगा हुआ है, आपको मैं बड़ी अप्रिशिएट करूंगा कि आपने क्वेश्चन बड़े ज़बरदस्त किया है और पब्लिक न्यूज़ को, जो पब्लिक की आवाज़ है, बिल्कुल आप उसकी अनुमति करें। मैं इसमें बताता चलूँ कि हमने इस बात पे लेस्को ने पिछले दिनों एक एसडीओ को टर्मिनेट किया है, एक एसडीओ को टर्मिनेट किया है। और ये मैं आपको बताता हूँ, पब्लिक के लिए बताता हूँ, और मैं अपने फैक्ट एंड फिगर से बात करूंगा। 61 लाख कस्टमर है, 61 लाख। अगर आप इनकी रेशो निकालें तो ये कोई 1-2% में नहीं बनती, और ये किसी ना किसी ऑफिशियल का या ऑफिसर का इंडिविजुअल एक्ट है। लेस्को इसमें कोई कसूरवार नहीं। लेस्को ये कहती है कि इन टाइम बिलिंग करनी है, प्रॉपर बिलिंग करनी है। और अगर आप देखें तो आपके लेस्को ने इतना ट्रांसपेरेंट इसको किया हुआ है कि आपके बिल के ऊपर तस्वीर आती है, आप उसके साथ मैच कर सकते हैं। और जो हम इस पे ऑडिट करते हैं,
कि डोमेस्टिक हमारे जो कस्टमर है 97-98% उनकी स्नैप के मुताबिक है। तो 61 का आप दीजिए कि 1% या 2% है, वो किसी का इंडिविजुअल एक्ट है, वो लेस्को की पॉलिसी नहीं है। आई एम वेरी थैंकफुल अगेन कि हमें आपने मौका दिया और हम अपने वैल्यूड और काबिल एहतराम और काबिल फख्र कस्टमर्स को ये बता सके कि ये पॉलिसी नहीं है। अच्छा राय साहब, एक और चीज़ जो मैं ऐड करना चाहती हूँ यहाँ पे, 1 और 2% की जो आप बात करें, यकीनन उनको उनके मसलों को एड्रेस करना भी लेस्को का और आपका और हमारा काम ही है। उनको हम मतलब हम उनको ज़ीरो पे तो नहीं लेके जा सकते ना कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते या वो उनके मसाइल नहीं हैं। अच्छा, जब हम मसलों की बात करते हैं तो पुलिस समेत बाकी जो हमारे इदारे हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि ना सिर्फ उनको रिप्रेजेंट करें बल्कि बेहतरी की जानिब लेके चलें। आवाम की एक शिकायत ये भी होती है कि बर वक्त कार्रवाई नहीं हो पाती, मसला कोई भी हो, मीटर लग गया उतर गया या मीटर लगवाना हो, वो एक तारीख पे तारीख वाला जो एक डायलॉग है ना, वो इम्प्लीमेंट होता है हमारे बहुत सारे इदारों में और वो लेस्को भी आपको पता है उनमें से एक है। हम इस चीज़ की ट्रांसपेरेंसी को किस तरह से मेक श्योर कर रहे हैं कि अब अगर कोई मसला मसाइल हो भी रहा है बिजली चोरी से लेके बाकी चीज़ों को लेके, तो कोई ऐसी हेल्पलाइन, कोई ऐसा सिस्टम है अभी हमने जिसको बेहतर करने की कोशिश की है कि आवाम की जो भी शिकायत है, जो भी मसला, उसको बर वक्त जो है वो एड्रेस किया जा सके? बहुत अच्छा। अगेन फिर मुझे कहना पड़ रहा है कि आप पब्लिक की आवाज़ तो है ही है। आज मुझे लगा कि आपने हमारे साथ वो शेयरिंग की है जो आम, जो मेरा वैल्यूड काबिल एहतराम मेरा कस्टमर है, वो इस चीज़ की। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे सीईओ साहब ने, हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शाहिद हैदर, उनके साथ जो नीचे, ये मैं एक वन ऑफ द एग्जांपल आपको बताता हूँ कि चीफ इंजीनियर रमज़ान भट्ट से जो मटीरियल मैनेजमेंट को डील करते हैं, उन्होंने मिल के पहली दफ़ा एक रेवोल्यूशन आई है और ये 1-2 दिन के अंदर इम्प्लीमेंट भी होने जाएगी कि हमने सारा का सारा मीटर जो खराबी है और उसकी रिप्लेसमेंट जो है उसको सारा का सारा हमने ऑनलाइन कर दिया है। अब किसी का मीटर ख़राब होगा तो वो ऑटोमेटिक, पहले वो कहता है जी उधर रिलीज लेके आए, उस दफ्तर में चले जाएं, उस दफ्तर, वो ऑटोमेटिक, और किसी ने कनेक्शन लगवाना तो वो एप्लीकेशन देगा, पैसे जमा करवाएगा। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन था कि उसमें किसी को हैफाजत करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर इसमें आके और बैठ करते हैं, लेस्को 61 लाख लोगों को डील कर रहा है, 5 डिस्ट्रिक्ट को डील कर रहा है, और मेरे जो एम्प्लॉइज़ हैं वो 19,000 एम्प्लॉइज़ है, लेस्को के एम्प्लॉइज़ हैं। उस पर तकसीम करें तो वो कितने बनते हैं। रिड्रेसल का जो अगर आप उसकी टाइमली फ्रेम देखें तो वो भी, मैं ये नहीं कहता कि हम 100% ठीक है, हमारी जो रिड्रेसल बड़ी क्विक है, लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करें दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, दूसरे लोगों के साथ, तो उनमें हम फिर भी आपकी बिजली सुबह ख़राब होती है, 2 घंटे नहीं, शाम तक वो जरूर ठीक हो जाती है। ठीक है राय मकसूद खलल साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, और आपने जितने मसलों को एड्रेस करने की कोशिश की, हमें उम्मीद है कि जो बात आप कर रहे हैं ऑन स्क्रीन उसको प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे यानी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ भी लेके जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें आम आवाम की, तो आम आवाम जो है वो ये मसला जो है या उनकी परेशानियाँ जो है वो जू की तू हैं। इन तमाम तर दावों के बावजूद बिजली नहीं आती, बिल कट जाए या मीटर कट जाए तो उसके लिए धक्के खाने पड़ते हैं, कतारों में खड़े होना पड़ता है। ये तमाम मसाइल जो है वो आवाम के हैं। अगर इदारे बेहतरी की जानिब जा रहे हैं, इदारे कोशिश कर रहे हैं, तो आम आवाम को भी कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज बिजली चोरी करने वाले स्क्रीन के उस पर बैठे बहुत सारे वो लोग हैं जो बिजली चोरी कर रहे हैं और इस चीज़ के मुर्तकिब हैं। तो आपको भी कोऑपरेट करना पड़ेगा ऐसे इदारों के साथ जो कि बेहतरी करना चाहते हैं। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो हम बात करें अगर बहुत शदीद गर्मी की, तो जब आप घर आते हैं हांफते हुए, तो एक ठंडा ग्लास पानी का जो होता है वो आपके मूड को रिफ्रेश कर देता है। या अगर आपका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब होता है या अगर मूड बहुत अच्छा करना हो, तो अक्सर औक़ात आप ख़वातीन को ख़ासतौर पे देखते हैं कि चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। जैसे कि आपका दिमाग जो है वो पूरी बॉडी को फंक्शनल करता है और आपकी बॉडी को इंस्ट्रक्शन देता है कि आपने अब ये खाना है, वो पीना है, यहाँ जाना है, ये पेन है, ये रिलीज़ है एंड ऑल दैट। लेकिन अगर आप बात करें ग़िज़ा की, तो इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है आपके मूड के साथ। मूड स्विंग्स जो कि आजकल एक कॉमन मसला बन चुके हैं। अगर आप हार्मोनल चेंजेस की बात करें तो इसके साथ साथ आपके मूड चेंज होते रहते हैं। बहुत सारी बीमारियां या वैसे भी आम रूटीन में चूँकि आप इतने स्ट्रेसफुल रूटीन से गुजर रहे होते हैं कि बिला वजह ही आपका मूड ख़राब हो जाता है। लेकिन सम टाइम अच्छा फूड आपका मूड बेहतरीन कर देता है, लेकिन ये फॉर द टाइम बिंग वाली सिचुएशन नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम देखें तो अच्छा खाना खाने से किस तरह से आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो मेंटेन्ड रहती है,
इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल में बात करेंगे और बात करने के लिए हुरिया अरूज हमारे साथ मौजूद है। इनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुरिया कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और मेरा मूड तो बहुत अच्छा हो जाता है चाय का एक कप पीने से, बट ऑल दो खाने पीने की जब हम बात कर रहे हैं तो हम इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करते कि येस अगर आप अच्छा खाना खाते हो तो उससे भी आपकी मेंटल हेल्थ बहुत मेंटेन्ड रहती है, जिस पर हमने ज़्यादा कभी फोकस किया नहीं है, यूँ कहीं कि हमने डिस्कशन नहीं की। कितना गहरा ताल्लुक है इन दोनों चीज़ों का, दिमाग का और आपके टेस्ट का, जो डेवलप करना ज़रूरी है। एग्जैक्टली आजकल जैसा हमारा चल रहा है सिनेरियो, इसमें हम लोग इतना फूड का इंटेक हमारा उतना अच्छा नहीं होता, न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग अगर बात करें तो उतना न्यूट्रिशनस नहीं होता जितना हम लोग को स्ट्रेस है, एग्जाइटी है उसके रिगार्डिंग। तो अगर हम फूड और जो स्ट्रेस है या ब्रेन के अकॉर्डिंग उसकी एक्टिविटी की बात करें तो बेसिकली मेजरली जो डिपेंड करता है फूड हमारा पोर्शन इसमें, वो हमारा जितने भी अल्लाह ताला के बनाए हुए हमारे फूड हैं वो सब हाई सोर्स हैं बहुत सारे वाइटामिन का, बहुत सारे मिनरल्स का, जिनमें से मेजरली जो ब्रेन के लिए होते हैं वो बी कम्प्लेक्स होते हैं। विटामिन बी कम्प्लेक्स हमारी फूड में ज़्यादातर सब्जियों में होते हैं, ग्रीन लीफी सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां जितनी उनमें बहुत अच्छे होते हैं, जो कि हमारे आजकल का जो सिनेरियो चल रहा है इसमें लोग क्या करते हैं कि बाहर के खाने की घर के खाने की बजाय बाहर का ज़्यादा वो प्रेफर करते हैं। लंच में मोस्टली हम ये करते हैं कि अगर हम ऑफिस गोइंग है, हमारी जॉब की कंडीशन इस तरह की है कि हमें ज़्यादा सिटिंग होती है, तो लोग ये करते हैं कि भाई घर से क्या लेके जाना फजूल में, बाहर से आराम से कुछ बना हुआ ले लेंगे हम, ठीक है। तो अगर आपने अपने ब्रेन को एक्टिव रखना है, ब्रेन की एक्टिविटी को आपने रखना है मेंटेन, कि आपका ब्रेन प्रॉपर फंक्शनिंग करे, आपको स्ट्रेस ज़्यादा ना हो, एग्जाइटी ज़्यादा ना हो, तो उसके लिए बेहतरीन यही है कि आप अपना सब्जियों का पोर्शन ना छोड़ें, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें हम फूड की, तो फूड में मैंने लास्ट भी अपने एक शो में मैंने बताया था कि जो हमारे नट्स की फैमिली होती है उसमें क्या होता है, उसमें हमारे जो अखरोट हैं, वॉलनट्स हैं, वो हायर सोर्स हैं ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का। अब ओमेगा 3 और 6 बहुत ज़्यादा एक इफेक्टिव हैं ब्रेन हेल्थ को बनाने में, उसको मेंटेन करने में। जो हमारा ब्रेन होता है वो बना हुआ होता है ओमेगा 3 के साथ। ओमेगा 3 में मेजरली दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो मे बी हमारे ऑडियंस जो देख रहे हैं उनको आइडिया भी हो। EPA DHA होते हैं जो ब्रेन की एक्टिविटी को, मेमोरी को, इंटेलिजेंस को, उसको मेनटेन रखते हैं। तो अगर आप अपने फूड को कर रहे हैं, इंटरलिंक कर रहे हैं विद मेमोरी के साथ, विद ब्रेन के साथ, तो डेफिनेटली शुड ईट लाइक वॉलनट्स, नट्स, फैमिली में से कुछ ना कुछ आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे थोड़ी अमाउंट में, ये नहीं कि भर भर के इस तरह नहीं, कुछ क्वांटिटी होती है वो आप लाजमी इस्तेमाल करें। इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें, अंडे का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। अंडे जो है हमारी जो एक्स की फैमिली है वो हायर सोर्स है विटामिन D3 का। अच्छा देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ये चीज़ें जो है वो आपको माइंडफुल करती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन अगर हम बात करें बहुत सारी ऐसी चीज़ों की तो हम नॉर्मली हुरिया ये देखते हैं कि प्रैक्टिस हमने अपने घर में बहुत ज़्यादा देखी है। हमने खुश करना हो खासतौर पे लड़कियों के, ख़वातीन को, तो हम चॉकलेट खिला देते हैं ना कि चॉकलेट खा लें, लेकिन समटाइम लोग कहते हैं नहीं, चॉकलेट जो है वो आपके हार्मोनल डिसऑर्डर को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है। अच्छा, ये चीज़ें भी हैं जो कि हमें लगता है हमारा मूड फ्रेश हो रहा है, लेकिन इंटरनली हमारा मूड ख़राब हो रहा होता है या हमारी कोई मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही होती है। वो चीज़ें कौन सी है जो कि अवॉइड करनी चाहिए अपने मूड को बेहतर करने के लिए? मूड को बेहतर करने के लिए अगर चॉकलेट्स की बात करें तो चॉकलेट्स में से हमारी जो फैमिली चॉकलेट की आती है उसमें जो डार्क चॉकलेट हैं वो हायर सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट का। अनलेस वो थोड़ी सी कड़वी होती हैं, थोड़ी सी बिटर टेस्ट होता है, उनका खाई नहीं जाती। बहुत कम लोग हैं जो उसको इस्तेमाल करते हैं खाने में, वरना अदरवाइज लोग ये कहते हैं कि ये भी कोई खाने वाली चीज़ है, मतलब कोई कड़वी है, चॉकलेट भी कड़वी हो तो फिर क्या फ़ायदा खाने का, टेस्ट डेवलप होता है किसी का। तो जो हमारी जितनी भी चॉकलेट्स में जो मीठा जिनमें होता है, ठीक है, जिसमें बहुत सारी ये फेमस आजकल चॉकलेट्स लोग यूज़ कर रहे हैं, वो क्या करती हैं आजकल बहुत सारी फीमेल्स को मेजरली इशू होता है PCOS का, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर आपका शुगर का इंटेक बहुत ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली आपको हार्मोनल इम्बैलेंस और बहुत सारे इश्यूज़ का जो है ना फेस करना पड़ता है। तो इसमें मैं मेजरली बीइंग अ डाइटिशियन ये रेकमेंड नहीं करती कि आप स्वीट्स का इंटेक करें। हाँ, अगर आपने चॉकलेट लेनी है, चॉकलेट बहुत अच्छा करती है मूड को, लेकिन डार्क चॉकलेट में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपके मूड को, आपकी ब्रेन को, आपके स्ट्रेस को, एग्जाइटी को रिड्यूस करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं हुरिया, हम ये करते हैं कि हमने अगर चॉकलेट खानी है तो फुल ऑफ नट्स भी खानी है, फुल ऑफ शुगर भी खानी है, सम टाइम वी नीड कोकोनट इन दिस। मैं अपनी बात करूँ, मैं राइट लेफ्ट नहीं जाती, लेट्स टॉक अबाउट माई सेल्फ कि चीज़ें कौन सी मुझे बेहतर कर देती हैं। मुझे ऐसा लगता है मूड बेहतर कर देती है, लेकिन इंटरनली हमें वो ख़राब कर रही होती है। अच्छा, समटाइम हम ऐसा खाना खा लेते हैं कि उससे पेट बहुत ज़्यादा भर जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर नाश्ते में नानचने खा लिए, बोंग पाई खा लिए, तो उसके बाद आप पूरी बॉडी आपकी लेथार्जिक फील करती है, आपको नींद आना शुरू हो जाती है और फिर आपका माइंड कुछ और काम करना आपको अलाउ ही नहीं करता। अब हमने नाश्ता भी करना है, हमने मैनेज कैसे करना है। आई वांट यू टू एड्रेस दिस थिंग कि अगर आपने खाना भी है तो आप इस तरह से खाएं कि आपका माइंड लेथार्जिक ना हो।
अच्छा, इसमें मेजरली बात अगर करें नान की और इन चीज़ों की, जो बाहर से हम लोग नाश्ते में यूजली लोग लेते हैं, जो बाहर से लाहौरी मेजरली खाते हैं, आप लोग खाएं ज़रूर, मैं मना नहीं करती, क्योंकि लोग मना होते ही नहीं है कहने से भी। वो इस तरह की उनकी आदत है कि वो कहते हैं कि नहीं, हम लोग इसको छोड़े बगैर नहीं रह सकते। तो आप लोग अगर सुबह में अगर ले रहे हैं नान का पोर्शन ले रहे हैं, आप उसमें चने खा रहे हैं, बोंग पाई, जो भी आपका डिज़ायर आप ले रहे हैं, तो उसमें मेजरली आपका पोर्शन जो है, अगर आपने सारा दिन फटीग ना हो, आपको चक्कर ना आए, आपको डिजीनेस ना हो, तो उसके लिए मेजरली है कि आप सुबह जब नाश्ता लेते हैं तो उसमें प्रोबायोटिक्स दही होता है, मेजरली दही ऐड लाजमी करें। और जो होता है ना नान, उसका भी एक पोर्शन होता है, एक नान के अंदर 4 रोटी की कैलोरीज होती हैं। तो हम लोग जब खा रहे होते हैं, मैं अपने आप को भी इंक्लूड करती हूँ इस चीज़ में कि हम लोग को पता नहीं लग रहा होता, जब शादियों में या किसी इवेंट पे खा रहे होते हैं तो हमें नहीं पता लग रहा होता है कितना खा रहे हैं। तो मेजरली कोशिश ये करें कि एक नान की आप पोर्शन लें, ठीक है, अगर लेना है। वैसे तो नहीं होता कि आप सुबह में नान लें, क्योंकि उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत डिले होती है नान की। जब एक चीज़ आपको हजम ही नहीं हो रही तो वो पेट के रिगार्डिंग इशू करेगी, फिर बाद में बहुत सारे कॉन्स्टिपेशन आजकल बहुत कॉमन चल रहा है, ठीक है, इशू तो कॉन्स्टिपेशन उससे हो जाती है, आपकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती, स्टमक अपसेट होता है। तो कोशिश तो करें ना लें, अगर नहीं रहा जाता मतलब कि लेना ही लेना है तो फिर आप ले सकते हैं, उसके साथ दही इस्तेमाल करें। देन साथ अपना जो सालन का पोर्शन है वो उसमें ग्रेवी फ्री, लाइक अच्छा, रोटी और नान की तो हमने बात कर ली, ये तो चले हमने किसी चीज़ के साथ लेना होता है। लेट्स टॉक अबाउट ऑल दोज घर में बनने वाली सालन। अब आपके मूड का ताल्लुक इस चीज़ से भी होता है कि सालन में इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। अब अगर हम कोरमा खा रहे हैं तो लाइक फुल ऑफ ऑयल, जैसे आम ज़बान में कहते हैं ना, तरी होनी चाहिए एंड ऑल दैट ना। देखिए ये चीज़ें आपके अच्छा देखने में लोगों को लगता है ओ माय गॉड इतने मज़े का सालन, ऊपर तरी, मूड अच्छा हो गया। अब ये जो मूड अच्छा हो गया, ये मूड दरअसल अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ? ये मूड हम कह सकते हैं कि अपेरेंटली वो जो चीज़ दिख रही होती है वो हमें अच्छी अट्रैक्ट कर रही होती है, लेकिन वो इंटरनली जो डैमेज कर रही होती है वो हमें नज़र नहीं आ रहा होता, और फिर उससे बाद में मूड ख़राब हो जाता है। एग्जैक्टली, वो बाद में जो मूड ख़राब होता है वो बहुत ज़्यादा फिर जो है ना एक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है तो जाके वो ठीक होता है। तो कोशिश करें, इट्स बेटर कि आप बिफोर टाइम ही उसको मैनेज कर लें। लाइक जैसे अगर आप ऑयल का इंटेक बहुत ज़्यादा, सालन के ऊपर ग्रेवी हमारा बड़ा आजकल है कि ग्रेवी के बगैर तो हम कोरमा नहीं खाते, सालन कोई भी तो आप अगर आपने यूज़ भी करना है तो आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर लें। ऑलिव ऑयल जो होता है उसको पकाना कम होता है, उसको ऐड कर लें ऊपर, ठीक है, वैसे यूज़ कर लें, वो हेल्दी होता है, हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा होता है। वो बाद में लेटर ऑन आपको जाके क्या करेगा कि कोलेस्ट्रॉल का इशू नहीं करेगा, इसके अलावा हार्ट से रिलेटेड जितने भी इशूज़ होते हैं, वेट पुट ऑन हो जाता है, वो इशू नहीं करेगा। तो ये ऐड कर सकते हैं। अच्छा, फ्रूट्स की अगर हम बात करें, लास्टली इस चीज़ को भी एड्रेस करें, आपके फ्रूट्स में खासतौर पर चूँकि सीजनल फूड होता है तो वैसे ही हम बहुत ज़्यादा उसे इंजॉय करते हैं। अब मैंगो को देख के वैसे आपका मूड फ्रेश हो जाता है, लेकिन आम मूड को फ्रेश तो कर देता है, उसके बाद जब आप बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, कोई कहता पिंपल निकल आता है तो मूड उतना ही ज़्यादा ख़राब भी हो जाता है। सीजनल फूड को किस तरह से खाना चाहिए अपने मूड को बेहतर करने के लिए? अच्छा, आम एक बहुत अच्छी चीज़ है हमारे, आई डोंट नो कि क्यों लोग ये कहते हैं कि आम नहीं खाना चाहिए। अगर आप बिल्कुल नॉर्मल BMI के अंदर हैं, बॉडी मास इंडेक्स आपका नॉर्मल है और आपको नहीं भी है, अगर ओवरवेट में भी आ रहे हैं, तो ये कभी भी मैं मना नहीं करती कि आम का इस्तेमाल ना करें। आम नहीं खाते। आम जो है मेजरली बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन C का, स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, ये कहा जाता है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर आप एक चीज़ को ज़्यादा एक टाइम पे आप अगर एक आम को पोर्शन आपको दिया गया कि आपने एक आम खाना है और आपको पता भी है कि आपकी नीड इतनी है कि आपका बॉडी आपको इजाज़त दे रही है कि आपने एक ही खाना है, लेकिन आप उसको 2-3 पे लेके जा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आपको वेट पुट ऑन के साथ एक्नी और बहुत सारी, क्योंकि ज़्यादती हर चीज़ की बुरी है, तो आप उसको जब ज़्यादा अमाउंट में लेंगे तो डेफिनेटली वो आपके लिए नुकसानदेह होगा। हुरिया इसको कंक्लूड कर दिया बड़े अच्छे तरीके से, सम अप कर दिया है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, हर चीज़ की ज़्यादती बुरी है, वो कोई भी चीज़ हो तो वो आपको अल्टीमेटली डैमेज करेगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर और आपकी प्रोडक्टिव डिस्कशन रही। अगर मैं आपसे पूछूं कि ज़िंदगी में अपनी 5 अहम और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे बता दें, तो मेरे ख्याल से आप मुझे 5 फिंगर पे गिनवा देंगे, लेकिन उन 5 में से आप कहीं भी नहीं होंगे। अपनी ज़िंदगी में अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करने की कोशिश करें, अपने मूड को, अपनी खुराक को, अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी रूटीन को और अपने आप को, तो मेरे ख्याल से ज़िंदगी आपकी खुद ही आसान हो जाएगी। भाई आप हेल्दी वेल्दी और खुश रहेंगे तो आप दूसरों को खुश रखेंगे ना, तो अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करने की थोड़ी सी एक नाकाम कोशिश ज़रूर कीजिएगा। हमने लेनी है आपसे छुट्टी, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात कल करेंगे नए टॉपिक, नए इश्यूज़ के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।